हेलो स्टूडेंट, मैं मोहम्मद अनस, आपका साइंस टीचर। आपका करियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिक। अभी इसके पहले डिस्कस किया गया क्या होता है एल्केन, उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसके सदस्य का सूत्र क्या होता है, क्रियात्मक समूह। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण, जिसको बोला जाता है नामनक्लेचर। क्या बोला जाता है? नामनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, सभी लोग हेडिंग डालिए, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। हेडिंग डालिए, कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। अब एक चीज जानिए, किसी भी चीज का नामकरण एक तरीके से नहीं होता है। साधारण जान लीजिए कि कोई भी चीज हो तो उसका नामकरण एक ही तरीके से नहीं होता, मतलब नामकरण करने का बहुत सारा तरीका होता है। जैसे यहाँ पे हेडिंग लिखा है साधारण नाम, साधारण पद्धति। तो एक साधारण पद्धति हो गया, एक आईपीएसी पद्धति होता है जिसको हम वर्तमान पद्धति बोलते हैं। मतलब नामकरण यहाँ पर जब किसी कार्बन का या किसी कार्बनिक यौगिक का नामकरण किया जाता है तो यहाँ पर दो मेथड है। एक हो गया साधारण पद्धति, अभी एक और बताया जाएगा, वर्तमान पद्धति या आईपीएसी पद्धति। सबसे पहले आप ये हेडिंग डालें, इसके नीचे एक लाइन लिखिए, जो मेन हेडिंग डाले उसके नीचे एक लाइन लिखिए, कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के नाम मुख्यतया दो प्रकार से लिखे जाते हैं। क्या प्रकार से लिखे जाते हैं? दो प्रकार से लिखे जाते हैं। अब आप हेडिंग डालिए, पहला प्रकार क्या है? साधारण, जिसको हम क्या बोलते हैं? निरर्थक पद्धति, साधारण, कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम। तो पहला हेडिंग डाल लीजिए साधारण पद्धति। साधारण पद्धति या निरर्थक पद्धति, ठीक। अब जानते हैं एक क्या बताया कि जैसे आपको पता है साधारण पद्धति क्या है, इसके अंतर्गत जो है यौगिकों का स्रोत क्या क्या आएगा। साधारण पद्धति से हम क्या जान सकते हैं? यौगिक का स्रोत क्या है, मतलब यह कहाँ से उत्पन्न होगा, इसका गुण क्या होगा, इत्यादि का पता चलेगा। जैसे एक उदाहरण हम ले, उदाहरण के आधार पर भी हम समझाएं। जैसे आप नाम सुने होंगे एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं। एग्जाम्पल में अभी परिभाषा बाद में बताया जाएगा, पहले आप एग्जाम्पल समझ लीजिए। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल जिसको बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है आप जान लीजिए, CH3COOH। इसका साधारण पद्धति में देखिए एक एग्जांपल लिया गया, एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH। अब यह जानते हैं सिरके से बना होता है। किससे बना होता है? सिरके से। इसको हम कह सकते हैं जो सिरके से लिया गया है। मतलब एसिटिक एसिड जो एसिटिक अम्ल है, यह किससे लिया गया है? सिरके से लिया गया है। हम कह सकते हैं जो लिया गया है, मतलब हम यह कह सकते हैं, अभी जैसे आपको बताया गया, सबसे पहले क्या देखते हैं इस पद्धति में, यौगिक का स्रोत क्या होता है। तो हम यह कह सकते हैं ना कि एसिटिक एसिड का स्रोत क्या है? सिरका। क्या है? सिरका है। एक एग्जांपल और लिया जाता है, फार्मिक अम्ल। क्या नाम दूसरा बोला जा रहा है? फार्मिक अम्ल। अब जानते हैं इसका सूत्र होता है HCOOH, HCOOH। यह फार्मिक अम्ल है। अब अगर कोई पूछे फार्मिक अम्ल किसका स्रोत है या फार्मिक अम्ल कहाँ से लिया गया, तो इसके बारे में जानते हैं। यह लाल चींटियां, लाल चींटियां से लिया गया। कहाँ से लिया गया? लाल चींटियां से। हम कह सकते हैं जो
अब आप एक चीज जानिए, कोई अगर आपसे पूछे कि हम जब किसी चीज का आईपीएसी नाम या मतलब जब नामकरण करते हैं किसी कार्बनिक यौगिक का, तो कई मेथड से करते हैं, दो मेथड से। तो पहला बताया गया साधारण मेथड। इस मेथड में क्या है, जब किसी यौगिक का नामकरण करते हैं तो उस यौगिक का सबसे पहले स्रोत जानते हैं। जैसे यहां बताया गया कि एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या है, सिरका है, और फार्मिक अम्ल का स्रोत क्या है, चींटियां हैं, लाल चींटियां हैं, मतलब इन्हीं से इस अम्ल की उत्पत्ति हुई है। ठीक, अब सबसे पहले आप हेडिंग डालिए साधारण पद्धति। साधारण पद्धति जिसको क्या बोलते हैं, कॉमन सिस्टम। इसका परिभाषा सबसे पहले लिखिए, परिभाषा लिखिए, इस पद्धति के अंतर्गत, इस पद्धति के अंतर्गत नाम, कामा, यौगिकों के स्रोत, यौगिकों के स्रोत, कामा, गुणों आदि के आधार पर रखे जाते हैं। ठीक, अब एक चीज जानिए, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर कोई सजाती श्रेणी या कोई ग्रुप आपको नजर आ रहा है? नहीं ना, सजाती श्रेणी तो नहीं नजर आ रहा है। मतलब जब हम साधारण नाम लिखते हैं किसी चीज का, तो वहां पर सजाती श्रेणी का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है ना, आगे एक लाइन लिख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा क्या हम कहना चाह रहे हैं। लिखिए, इस पद्धति में सजाती श्रेणी, इस पद्धति में सजाती श्रेणी अथवा अन्य यौगिकों के नाम में, अन्य यौगिकों के नाम में कोई क्रमबद्धता नहीं होता है। ठीक, फुल स्टॉप। आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि एसिटिक अम्ल जो होता है वह सिरके से लिया गया, मतलब एसिटिक अम्ल का स्रोत क्या है, सिरका है, और फार्मिक अम्ल का स्रोत क्या है, लाल चींटी है। ठीक है ना, तो आप एग्जाम्पल दोनों नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल डालकर नोट कर लीजिए। देखिए, एक तो हम पढ़ चुके हैं साधारण, जिसको बोला गया साधारण पद्धति, जिसमें सिर्फ क्या है कि उसके स्रोतों का, उसके गुणों का अध्ययन किया जाता है, प्लस उसमें कोई सजाती श्रेणियां नहीं पाई जाती है। ऐसा पद्धति कहलाता है साधारण पद्धति। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वर्तमान पद्धति, जिसको नाम दिया गया आईयूपीएसी, आईयूपीएसी पद्धति। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए नंबर 2, वर्तमान पद्धति, या उसी को बोला जा रहा है आईयूपीएसी पद्धति, कंपाउंड आईपीएसी सिस्टम। हेडिंग हो गया। अब देखिए, यह जो पद्धति है कुछ नियम और कानून पर काम करता है, मतलब इस पद्धति के लिए कुछ ना कुछ नियम जिम्मेदार होते हैं। जैसे हम बनाते हैं एल्क धन एन, ठीक है, तो उसमें मेथ धन एन हो जाता है। तो कैसे हम कौन मेथ पहले लगाएंगे कि एथ पहले लगाएंगे कि मतलब एल्क पहले लगाएंगे, क्या चीज है, इन सारी चीजों के लिए यह जो वर्तमान पद्धति या यूपीएसी पद्धति है, यह कुछ ना कुछ नियम दिए हैं। ठीक, पहले नोट करिए क्या है इस पद्धति में, इस पद्धति में पद्धति में नामकरण निम्नलिखित नियमों के आधार पर किया जाता है। निम्नलिखित नियमों के आधार पर किया जाता है। अब इसमें नंबर 1, नंबर फर्स्ट डाल लीजिए। अब दो नियम है
अब दो नियम के अंतर्गत कई नियम है, पहले मेन कई नियम है, दो है। तो पहला फर्स्ट डाल के आप लिखिए। आपको सबसे पहले पता हो जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वह क्या, वह किससे किससे बने होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन से, कार्बन और हाइड्रोजन, जिनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब इसमें हाइड्रोकार्बन में सजातीय श्रेणियां लगी होती हैं, क्रियात्मक समूह लगे होते हैं, पूर्व लगने लगे होते हैं, अनुलग्न लगे होते हैं, उसके बाद एत मेत प्रोप, उसके बाद क्या बोलते हैं, शुद्ध शब्द मूल लगे होते, तब जाके एक आईपीएसी का नाम पूरा कंप्लीट होता है। ठीक, तो उसमें बताया गया कि यह दो नियमों पर डिपेंड करता है, पहला और एक दूसरा लिखा जाएगा, फिर उसके बाद उस नियम में कई नियम है, और उसके बाद एक समीकरण की तरह बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा चीज पहले लगाया जाएगा, कौन कौन सा चीज बाद में लगाया जाएगा, ताकि आपका पूरा आईपीएसी नाम हमेशा सही हो। पहले में लिखिए, हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक कामा हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। अब एक चीज जानिए, अगर कोई हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न है तो उसमें सजाती श्रेणियां आएगा ही, मतलब अगर कोई चीज हाइड्रोकार्बन से ही उत्पन्न हो रहा है, मतलब वही नाम बता रहा है, तो ऐसे में क्या लग जाएगा, क्रियात्मक समूह लग जाएगा, सजाती श्रेणियां उसमें रहेगा ही रहेगा, मतलब हम सजाती श्रेणियों को हटा नहीं सकते। आगे लिखिए, इसी में अतः इनका नामकरण करने के लिए, इनका नामकरण करने के लिए हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ, हाइड्रोकार्बन के नाम के साथ क्रियात्मक समूह को जोड़कर लिखते हैं, क्रियात्मक समूह को जोड़कर लिखते हैं। ठीक, अब जानते हैं हमारा पहला नियम बस यही है, अगर कोई कार्बन हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न हो रहा है तो उसको क्या करते, क्रियात्मक समूह से जोड़कर लिख देते, यह पहला नियम हुआ। अब हम पढ़ेंगे दूसरा नियम, मतलब हमारा आईपीएसी पहला नियम जो बता रहा है उसमें बस क्या करेंगे, जो हाइड्रोकार्बन होगा उससे हम के क्रियात्मक समूह को जोड़कर लिख देंगे, मतलब पहला नियम में बस यही करेंगे। लेकिन दूसरे नियम में कई टर्म है, कई कंडीशन है, उसको लिखिए पहले। यहां लिखिए नंबर 2, मतलब ये पहला हो गया ना, अब दूसरा लिखिए नंबर 2, आईयूपीएसी पद्धति, आईयूपीएसी पद्धति के अनुसार, के अनुसार ठीक, अब लिखिए आगे डैश करके, के अनुसार किसी भी कार्बनिक यौगिकों के, किसी भी कार्बनिक यौगिकों के नाम, किसी भी कार्बनिक यौगिकों के नाम के निम्नलिखित भाग हो सकते हैं,
निम्नलिखित भाग हो सकते हैं। अब देखो कौन कौन सा भाग है और जैसे लिखा जाएगा आप वैसे नोट करेंगे। पहला भाग जो होता है वह होता है पूर्व लग्न। क्या होता है? पूर्व लग्न। पहला भाग होता है नंबर 1, पहला होता है पूर्व लग्न, जिसको बोला जाता है प्रीफिक्स। क्या बोला जाता है? प्रीफिक्स। उसके बाद दूसरा होता है अनुलग्न, या दूसरा होता है हम कह सकते हैं शब्द मूल। दूसरा होता है शब्द मूल। शब्द मूल। फिर तीसरा होता है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न। और चौथा होता है द्वितीयक अनुलग्न। अब जानते हैं दूसरे नियम में बस यही है, इन्हीं चीजों से हम क्या करेंगे? नामकरण करेंगे। क्या मतलब टाइप के हैं? 4 हैं। 4 नियम है। पहला पूर्व लग्न करेंगे, दूसरा क्या करेंगे? उसका शब्द मूल लिखेंगे, तीसरा क्या करेंगे? प्राथमिक अनुलग्न लगाएंगे, फिर अगर जरूरत पड़ी तो द्वितीय अनुलग्न लगाएंगे। ठीक है, इतने 4 नियम है, इन्हीं के अनुसार हम क्या करते हैं? किसी चीज का नाम लिखते हैं। अब एक मतलब समीकरण हम बना रहे हैं, जो एक किसी यौगिक का अगर नाम लिखना तो कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? तो हम लिख रहे हैं यौगिक का नाम। यौगिक का नाम। अब यौगिक का नाम जो है आप देखेंगे इसमें से कौन कौन सा चीज शुरू में लगेगा और क्या क्या जोड़ा जाएगा। तो जब पहले मतलब किसी यौगिक का नाम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? पूर्व लग्न। क्या आता है? पूर्व लग्न। प्लस अब क्या करेंगे? पूर्व लग्न के बाद हम क्या जोड़ देंगे? शब्द मूल। क्या जोड़ेंगे? शब्द मूल। प्लस अब देखो इसके बाद क्या जोड़ेंगे? प्राथमिक अनुलग्न। क्या जोड़ देंगे? प्राथमिक अनुलग्न। अब लास्ट में क्या जोड़ेंगे? द्वितीयक अनुलग्न। क्या जोड़ेंगे? द्वितीयक अनुलग्न। मतलब किसी यौगिक का अगर हम नाम लिखेंगे तो इतना नियम होना जरूरी है। पहला क्या है? यौगिक का नाम अगर लिखेंगे तो क्या बनेगा? पहले बनाएंगे पूर्व लग्न, मतलब जो पहला पूर्व लग्न होगा उसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे शब्द मूल, फिर लिखेंगे प्रथम अनुलग्न, फिर लिखेंगे द्वितीय अनुलग्न। तब जाके हमारा एक IUPAC नाम कंप्लीट होगा। ठीक है ना? आप इस समय बना लिए, जैसे बना है चार्ट के रूप में, ऐसे बना लीजिए। ठीक, देखिए नया टॉपिक होने जा रहा है। यह पूर्व लग्न कैसे लगाते हैं। आप हेडिंग डालेंगे इसके नीचे पूर्व लग्न। हेडिंग डालिए पूर्व लग्न, इसी के नीचे पहला हेडिंग होगा पूर्व लग्न। अंग्रेजी में बोलते हैं प्रीफिक्स, PREFIX, और शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं उपसर्ग। अब आप समझ जाएंगे उपसर्ग क्या होता है। शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे? उपसर्ग। आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। पूर्व लग्न को क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग आप हिंदी में पढ़े होंगे इसलिए बता दिया गया है उपसर्ग। ठीक है, इसमें क्या होता है? पूर्व लग्न में इसमें क्या करते हैं? पार्श्व श्रृंखला, मतलब जैसे एक श्रृंखला बनाए लंबा चौड़ा,
ठीक है, उसमें एल्किल ग्रुप आर, एल्किल ग्रुप आर के परमाणु या परमाणुओं का समूह, परमाणु या परमाणुओं का समूह, जैसे फ्लोरीन, जैसे फ्लोरीन। अब फ्लोरीन को कैसे लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड एफ, जैसे फ्लोरीन एफ। क्लो आयोडीन, आयोडीन को कैसे लिखा जाएगा, सिंगल बॉन्ड आयोडीन, इसी के साथ मतलब यहाँ इसको ब्रेकेट में कहे सिंगल बॉन्ड आयोडीन। फिर लिखा जाए क्लोरीन या ब्रोमीन, फ्लोरीन, उसके बाद है क्लोरीन, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, उसके बाद फिर हो गया ब्रोमीन, सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन। ये क्या है, ये सब की एल्किल ग्रुप है, क्या है, एल्किल ग्रुप है। इनको क्या कर रहे हैं हम, सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ते जा रहे हैं। ब्रोमीन के बाद आ गया सिंगल बॉन्ड आयोडीन, उसके बाद आ गया नाइट्रो, उसके बाद आ गया नाइट्रो, नाइट्रो को लिखा जाएगा सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड NO2। और एक ग्रुप है एक ग्रुप है -OR, -OR या सिंगल बॉन्ड OR, जिसको बोलते हैं एलॉक्सी, क्या बोलेंगे, एलॉक्सी, उसको लिखा जाएगा सिंगल बॉन्ड OR। इनको क्या करते हैं हम, उपसर्ग के रूप में आईपीएसी में प्रयुक्त करते हैं। क्या करते हैं, उपसर्ग के रूप में या पूर्व लग्न के रूप में इनको हम आईपीएसी में लगाते हैं। क्या बोला गया है कि कोई एल्किल ग्रुप आर के परमाणु या परमाणुओं का समूह, जैसे आइडोफार्म, इसको आइडो बोलेंगे ना, फ्लोरो, इसको बोलेंगे क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो। उसके बाद इसको क्या बोला गया है, इसको इसका नाम दिया गया है एलॉक्सी, आदि को दर्शाते हैं। क्या करते हैं, यस मतलब क्या करते हैं, पूर्व लग्न के रूप में इसको दर्शाते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा लिखिए, आगे लिखिए, ये पार्श्व श्रृंखला, ये पार्श्व श्रृंखला एल्किल समूह, एल्किल समूह, एल्किल समूह के आगे आप लिखेंगे आर, जैसे ऐसे नहीं जोड़ा जाता है, ROH ऐसे जोड़ा जाता है ना, तो इसको क्या बोल देंगे, एल्किल समूह। क्या लिखे, आर ना, आर। परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणु या परमाणुओं के समूह, परमाणु या परमाणुओं के समूह, जैसे फ्लोरो, फ्लोरो रहेगा, फ्लोरो, ब्रैकेट में लिखेंगे सिंगल बॉन्ड एफ, जैसे फ्लोरो, सिंगल बॉन्ड एफ, ठीक, कामा क्लोरो, क्लोरो, सिंगल बॉन्ड Cl, कामा ब्रोमो, ब्रैकेट में सिंगल बॉन्ड Br, उसके बाद लिखेंगे आइडो, सिंगल बॉन्ड I, सिंगल बॉन्ड I, कामा नाइट्रो, नाइट्रो, सिंगल बॉन्ड NO2, सिंगल बॉन्ड NO2, कामा लास्ट लिखिए एल्काक्सी, एल्काक्सी, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड OR, सिंगल बॉन्ड OR, आदि को दर्शाते हैं। ठीक, यह हो गया पहला। ठीक, अब लिखिए नंबर 2। नंबर 2 क्या है, शब्द मूल, क्या है,
शब्द मूल, हेडिंग डाल लीजिए शब्द मूल। शब्द मूल, शब्द मूल, वर्ड रूट अंग्रेजी में बोलते हैं। नंबर 2 हो जाएगा वर्ड रूट। अब जानते हैं यह क्या बताएगा, यह कार्बन की संख्या को, किसी श्रृंखला में कार्बन की श्रृंखला को बताएगा। जैसे एक कार्बन रहेगा तो बोला जाएगा मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो बोला जाएगा एथ, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोप। यह क्या करेगा, मूल शब्द जो है शब्द मूल, यह श्रृंखला में कार्बन की संख्या को बताएगा। जैसे अगर एक कार्बन रहेगा C1 तो इसको बोला जाएगा मेथ, 2 कार्बन रहेगा तो बोला जाएगा एथ, 3 कार्बन रहेगा, 3 कार्बन रहेगा तो बोला जाएगा प्रोप। मतलब मूल शब्द मूल क्या करता है, यह किसी भी श्रृंखला में कार्बन की अवस्था या उसके संख्या को दर्शाता है। सबसे पहले परिभाषा लिखिए, यह कार्बनिक यौगिकों की मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित, कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। अतः इसका नाम मुख्य श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक, एग्जाम्पल लिखो, C1 मेथ, C2 एथ, C3 प्रोप, C4 ब्यूट, C5 पेंट, C6 हेक्स, C7 हेप्ट, C8। ठीक, मतलब यह क्या है, यह क्या कर रहा है, कार्बन की संख्या को दर्शा रहा है। मतलब अगर एक कार्बन होगा, या C1 जिसको बोलेंगे, तो एक कार्बन का नाम होगा मेथ, अगर 2 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा एथ, अगर 3 कार्बन होगा तो उसका नाम होगा प्रोप, 4 कार्बन होगा तो होगा ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो होगा पेंट, 6 कार्बन होगा तो हेक्स, 7 होगा तो हेक्ट, 8 होगा तो ऑक्ट। आप इसे एग्जाम्पल के रूप में नोट कर लीजिए। ये अगला हेडिंग है नंबर 3, प्राथमिक अनुलग्न। अनुलग्न जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीयक होता है। तो सबसे पहले पढ़ाया जा रहा है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। आप उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे, इसलिए हिंदी में लिख दिया गया है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स मतलब होता ही है प्रत्यय, सफिक्स मतलब प्रत्यय। यहाँ पर क्या है, यहाँ कार्बन यौगिकों की प्रकृति को दर्शाता है, अर्थात क्या है, यौगिक का
यौगिक संतृप्त है अथवा असंतृप्त। आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ाया गया था। अगर सीधी श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो, डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा जुड़ा हो तो ऐसे कंडीशन पढ़ाए गए थे, संतृप्त होते हैं। ठीक है ना। जैसे एरोफैटिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ाया गया था संतृप्त के अंतर्गत। एरोमैटिक में बताया गया था कि यह पाई और सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करता है, ऐसा बताया गया था। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, प्राथमिक अनुलग्न में देखेंगे कैसे, क्या अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मान लो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन अगर है, सिर्फ क्या है, एक कार्बन है, सी ऐसे है, C1 है, तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन को मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ। और एक कंडीशन आपको बताया गया था, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो एन जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है, एन। तो हम क्या कर दे, मेथ धन एन, मानता रहेगा, मेथ धन एन क्या बनेगा, मेथेन। क्या बन जाएगा, मेथेन। लेकिन यह कब बन रहा है, जब सिंगल बॉन्ड होगा। मतलब इसमें क्या आप पढ़ेंगे, प्राथमिक अनुलग्न में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब देखो अगर क्या है कि C2 अगर हो जाए, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर क्या हो जाए एग्जांपल में C2 हो जाए, C1 अगर होगा तो बोला जाएगा मेथ धन बनेगा मेथेन। मेथेन। अगर C2 हो जाए तब क्या बनेगा, मेथ धन, इसको क्या बोलेंगे, एथ। हम क्या करें, एथ धन एथ धन एन। क्या बनेगा, एथेन। क्या बन जाएगा, एथेन। एथेन। ठीक। सबसे पहले आप क्या करिए, प्राथमिक अनुलग्न की परिभाषा लिखिए, तभी अभी एक एग्जाम्पल आपको समझाया जाता है कैसे किया जाएगा। ठीक। देखिए, यह कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति प्रदर्शित करता है। यह कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति प्रदर्शित करता है, अर्थात यह दर्शाता है कि यौगिक संतृप्त है अथवा असंतृप्त। हो गया। अब अगर यहाँ एक छोटा सेटिंग डालिए, प्राथमिक अनुलग्न का एक उदाहरण, यहाँ एग्जाम्पल डाल दीजिए, यही करवा दिया जाए। अगर मान लो हम क्या करें, एन जोड़े, क्या करें, अगर कार्बन कार्बन एकल बंध हो, क्या हो, कार्बन हो तो हम क्या करते हैं, एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन जोड़ते हैं। क्लियर। अगर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, एकल बंध हो, तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। एन को हम अंडरलाइन कर दिए, आप समझ जाइएगा, एन जोड़ते। अब देखिए, अगर एक एग्जांपल लिया गया, मान लो C1 हो, क्या हो, C1 हो,
ये क्या जोड़ा जाएगा, एन जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर C1 है तो C1 को बोलते हैं मेथ, क्या होता है, मेथ। C1 को आप पढ़े हैं शब्द मूल में पढ़े हैं कि अगर C1 है तो मेथ, C2 है तो एथ, इसी तरह जोड़ा जाएगा। मतलब यहाँ C1 लिया गया तो हम क्या करेंगे, मेथ धन एन, क्या हो जाएगा, मेथेन, ठीक। एक और ले लेते हैं, अगर C2 है तो हम क्या करेंगे, एथ धन एन, क्या बनेगा, एथेन, ठीक। दो एग्जाम्पल हो गया। आप एक चीज जानिए, ये पहला टाइप है, प्राथमिक कलम का पहला एग्जाम्पल है, पहला टाइप है। मतलब इसके एग्जाम्पल भी दो टाइप के हैं, इसके एग्जाम्पल भी क्या है, दो टाइप के हैं। इससे एग्जाम्पल पहला टाइप हो गया, देखिए एथ धन एन, एथेन बनेगा, ठीक। अब दूसरा वाला एग्जाम्पल देखिए, इसका क्या बनेगा, दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या कहा जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में अगर द्विआबंध हो तो हम इन लगाते हैं, और अगर त्रिआबंध हो तो आइन लगाते हैं। मतलब यहाँ कंडीशन में लिखा जाएगा कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध हो तो इन जोड़ा जाता है, जोड़ते हैं, और यदि त्रिआबंध, देखिए यहाँ द्विआबंध है तो क्या जोड़ा गया है, इन, और यदि त्रिआबंध हो तो आइन, जोड़ते हैं। अब देखो क्या करते हैं, हम एक इसका करवा देते हैं द्विआबंध का, एक त्रिआबंध का, ठीक। हम क्या करें, एग्जाम्पल ले ले C2, अब पता है C2 को बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं, एथ धन इन, क्या हो जाएगा, एथीन, क्या हो जाएगा, एथीन। यह कौन सा हो गया, सिंगल बॉन्ड वाला। हम भी इसका जो नाम होगा उसका चित्र भी बना देंगे कि मतलब कैसे सिंगल बॉन्ड हो रहा है या डबल बॉन्ड हो रहा है। तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। अब एथीन का फार्मूला क्या होता है, CH, देखिए यहां सही कर लीजिए, एथ धन इन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका सूत्र होगा एथीन का। यह कौन सा हो गया, डबल बॉन्ड वाला। अब देख लीजिए यह कौन सा हो गया, डबल बॉन्ड वाला। अब एक एग्जांपल लेते हैं C2, अब इसको भी क्या बोलते हैं, एथ, क्या बोलेंगे, एथ धन आइन, नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। नाम क्या हो गया, एथाइन। अब देखिए इसका क्या बनेगा, चित्र जो बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक यहाँ ट्रिपल बॉन्ड रहेगा CH3, बस यही होगा। एक मिनट, गलत हो गया ये, इसका एग्जांपल होगा CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड
CH, यही होगा एथाइन। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। आप नोट करिए, द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, यह क्या करता है? द्वितीयक अनुलग्न यह मुख्य क्रियात्मक समूह का ज्ञात कराता है। क्या कराता है? मुख्य क्रियात्मक समूह का ज्ञात कराता है। बस इतना लिखना है, मतलब थोड़ा लिख लीजिए और इसके बारे में हम कोई ज्यादा चीज नहीं बताएंगे। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए, द्वितीयक अनुलग्न सेकेंडरी सफिक्स, इसको भी क्या बोलेंगे? प्रत्यय। ठीक, लिखिए, यह यौगिक के मुख्य क्रियात्मक समूह का ज्ञात कराता है। ज्ञात कराता है, फुल स्टॉप। और एक चीज जानिए, सबसे लास्ट में आया है द्वितीयक अनुलग्न ना, तो आईपीएससी में सबसे लास्ट में कौन लिखा जाएगा? यही द्वितीयक अनुलग्न। आगे लिख लीजिए, इसे आईपीएससी पद्धति में सबसे अंत में लिखते हैं। आज के लिए इतना ही। अब एक चीज जानिए, आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? कम से कम आपका साइंस, आपका हिंदी नोट्स कंप्लीट हो गया होगा। जैसे उसमें 2 ही चीज, गद्य और पद्य बस बचा हुआ, तो आप हिंदी पढ़ते रहिए, साइंस पढ़ते रहिए, मैथ जितना पढ़ाया उतना पढ़ते रहिए, प्लस इतिहास पढ़ते रहिए। अगर आपका कला है तो कला बनाते रहिए। आपके पास टाइम मतलब 6 महीने हैं, तो आप जैसे जब तक नहीं कोचिंग चल रहा है, जब तक कैसे पढ़ाया जा रहा है, तो आप पढ़िए और आप अपना सारा सब्जेक्ट तैयार करते रहिए, ताकि यह ना हो बोर्ड परीक्षा में आप 30% से पास हो, 40% लेके आए। अगर 33 से कम रहेगा तो आप फेल माने जाएंगे, पहले जान लीजिए। तो मतलब यह सारी समस्याएं ना आए। अब ये कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको ज़िंदगी भर पछतावा होगा अगर नहीं पढ़ेंगे कि मतलब कोविड-19 था इसलिए हम नहीं पढ़ पाए। तो मतलब उसके लिए आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, नोट्स बनाए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, तो आप उसे नोट्स करिए ताकि आप परीक्षा में बेहतर से बेहतर लिख कर आएँ। और एक चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी जो आपके सगे संबंधी हैं जो पढ़ रहे हैं 10 में, उनके पास वीडियो भेजिए ताकि वह भी पढ़ लें। तमाम वीडियो पढ़े हैं, वह पढ़कर मतलब वो भी पास हो जाएं। धन्यवाद।